मैं पिता के हस्ताक्षर चोरी करके पुश्तैनी जमीन बेचने शहर जा रहा था। तभी बगल की सीट पर बैठे उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा यह कागज नहीं, तुम अपने पिता की चीता का सामान साथ ले जा रहे हो। उनकी वह भारी और कड़क आवाज़ सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी। रात के 11:30 बज रहे थे। यह बस हमारे कस्बे से निकलकर बड़े शहर की ओर जा रही थी। मेरी बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। मैंने अपना बैग कसकर अपनी छाती से लगा रखा था। उस बैग के अंदर वह फाइल थी जिसे हासिल करने के लिए मैंने आज वह किया था जो कोई भी संस्कारी बेटा कभी नहीं करता। मैंने अपने ही लकवाग्रस्त पिता के अंगूठे के निशान उस वसीयतनामा पर ले लिए थे जब वह गहरी नींद में थे। मेरा नाम विकास है, उम्र 26 साल, और मेरा सपना था शहर जाकर अपना खुद का बड़ा बिजनेस शुरू करना। लेकिन मेरे पिताजी वह पुराने ख्यालात के आदमी थे। उनका कहना था कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे कभी बेचा नहीं जा सकता। वह कहते थे कि विकास, यह मिट्टी हमारी माँ है और माँ का सौदा नहीं किया जाता। पर मुझे उनकी ये बातें खोखली लगती थी। मुझे लगता था कि वह मेरी तरक्की से जलते हैं। वह नहीं चाहते थे कि मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूं। इसलिए आज मैंने यह कदम उठाया था। बस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा भी मेरे माथे के पसीने को सुखा नहीं पा रही थी। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं पिताजी की नींद तो नहीं खुल गई होगी, कहीं उन्होंने पुलिस तो नहीं बुला ली होगी। तभी उन बुजुर्ग ने अपनी पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। पानी पियोगे बेटा? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मैं चौंका। मैंने रूखेपन से मना कर दिया, नहीं मुझे प्यास नहीं है। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ बोतल वापस रख ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह फिर बोले, बैग को इतना कसकर पकड़े हो, लगता है इसमें तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज रखी है। उनकी बात सीधी मेरे दिल पर लगी। मुझे लगा कि क्या इन्हें पता चल गया है। मैंने थोड़े गुस्से में कहा, बाबा आप अपना काम कीजिए ना, मेरे बैग में क्या है उससे आपको क्या मतलब। उन्होंने मेरी बदतमीजी का बुरा नहीं माना, बल्कि उनकी आंखों में एक दया का भाव आ गया। वह बोले, नाराज मत हो बेटा, बस का सफर लंबा है और रात गहरी। इंसान का चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है। मैं तो बस एक अनुभव साझा कर रहा था। वैसे शहर जा रहे हो, क्या करते हो? मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उनका लहजा इतना अपनापन लिए हुए था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा वैसे भी अब मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं। मैंने अकड़ कर कहा, जी मैं शहर बिजनेस करने जा रहा हूँ। पिताजी को समझते नहीं, बस गांव की धूल मिट्टी में सड़ना चाहते जानते हैं। उनके हिसाब से चलो तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैंने फैसला ले लिया, आज मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेचने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मेरी बात सुनकर वह बुजुर्ग जोर से नहीं हंसे, बस एक गहरी सांस ली, जैसे उन्हें किसी बहुत पुराने दर्द ने छू लिया हो। उन्होंने पूछा, पिताजी ने मना किया था? अरे मना क्या, वह तो अड़ गए थे। कहते थे पूर्वजों की निशानी है। अब आप ही बताइए, क्या निशानी चाट कर पेट भरेगा? आज के ज़माने में पैसा बोलता है बाबा, पैसा। और मेरे पिताजी यह बात समझते ही नहीं। इसलिए मैंने वह किया जो मेरे भविष्य के लिए सही था। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोले, सही कहा तुमने, पैसा बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, इतना जोर से कि उसके शोर में अपनों की सिसकियां सुनाई ही नहीं देती। उनकी यह बात मुझे समझ नहीं आई। और उस इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ बटुआ निकाला। उस बटुए में से एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली और मेरे सामने कर दी। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था, वो हूबहू मेरे जैसा दिख रहा था। आंखों में चमक, वही जुनून, और उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वो लाठी के सहारे झुका हुआ था। वह, यह कौन है? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने तस्वीर पर अपनी कांपती हुई उंगली फेरी। यह नौजवान मैं हूँ बेटा, आज से ठीक 40 साल पहले। और वह जो लाठी टेके खड़ा है, वह मेरे पिताजी हैं। वह खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे वह अंधेरे में अपना अतीत तलाश रहे हो। 40 साल पहले मैं भी इसी बस में बैठा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी गोद में भी एक बैग था और उस बैग में मेरे पिताजी के पुश्तैनी मकान के कागजात थे। मैंने भी चोरी की थी। मेरे पिता भी कहते थे कि यह हवेली हमारी इज्जत है, लेकिन मुझे शहर की चकाचौंध देखनी थी। मुझे लगा था कि एक बार पैसा आ गया तो मैं पिताजी को दुनिया की हर खुशी दे दूंगा, वह खुश हो जाएंगे। मैं उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैं शहर गया, जमीन बेची, बहुत पैसा मिला, मैंने व्यापार शुरू किया, दिन रात एक कर दिया। किस्मत ने साथ दिया और मैं अमीर बन गया, बहुत अमीर। इतना पैसा आ गया कि मैं उस पुरानी हवेली जैसी 10 हवेलियां खरीद सकता था। तो फिर यह तो अच्छी बात है ना? मैंने उत्सुकता से पूछा। आपने तो साबित कर दिया कि आप सही थे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। यही तो मुझे लगा था बेटा, 5 साल बीत गए थे। मैंने सोचा अब मैं गाँव वापस जाऊंगा, पिताजी के कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा और कहूंगा, देखो पिताजी, आपका नालायक बेटा आज क्या बनकर आया है। आपने तो मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। वह रुके, उनका गला भर आया। उन्होंने पानी का एक घूंट पिया। मैं अपनी नई चमचमाती कार में गांव पहुंचा, सीना चौड़ा करके अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ। लेकिन जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था, दीवारें टूटी हुई थी। आंगन में जहां मेरी माँ तुलसी को जल देती थी, वहां झाड़ियां उग आई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर वे लोग कहाँ गए?
बुजुर्ग का एक आंसू छलक कर उनके गाल पर आ गिरा। पड़ोसी ने बताया कि जिस दिन मैं घर से कागज और गहने लेकर भागा था, पिताजी को गहरा सदमा लगा था। वह पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि वह अपने बेटे को चोर नहीं कहलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जमीन बिकने की खबर सुनी तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। माँ ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन वह बिस्तर से नहीं उठ सके। वह रोज दरवाजे की तरफ देखते थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा शाम तक लौट आएगा। वह कहते थे, मेरा मुन्ना गलती कर सकता है पर वह मुझसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे भूख लगेगी तो वह घर ही आएगा। मेरी पकड़ अपने बैग पर ढीली पड़ने लगी। मेरा गला सूख रहा था। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। पड़ोसियों ने बताया कि मरने से पहले पिताजी के आखिरी शब्द थे, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, वह नादान है, उसे माफ़ कर देना। उसके जाने से 6 महीने बाद माँ भी चल बसी। मैं जब दौलत लेकर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। न वह पिता जिसे मैं अपनी सफलता दिखाना चाहता था और न वह माँ जो मेरी बलायत लेती थी। मेरे पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन मैं अपने पिता की एक मुस्कान नहीं खरीद सकता था। मैं उस घर की चौखट पर सर पटक पटक कर रोया, लेकिन वह बंद दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि माता पिता का स्थान दुनिया में सबसे ऊपर है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ जुड़े। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। बस के पहियों की आवाज़ अब मुझे किसी भयानक शोर जैसी लग रही थी। बुजुर्ग ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका स्पर्श बहुत भारी था। बेटा, आज मेरे पास शहर में 3 बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मुझे हर रात सपने में पिताजी का वह लाचार चेहरा दिखाई देता है। मैं आज इस बस में इसलिए हूँ क्योंकि मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। सुना है कि जिस जमीन को मैंने बेचा था वह अब किसी और ने खरीद ली है। मैं उस मालिक के पैर पकड़कर वह जमीन वापस मांगने जा रहा हूँ, चाहे मुझे अपनी पूरी दौलत क्यों न देनी पड़े। मैं बस वही मरना चाहता हूँ ताकि शायद शायद अगले जन्म में मुझे मेरे माँ बाप की माफ़ी मिल सके। फिर उन्होंने मेरी आंखों में झांका और जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रहे हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो विकास, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम्हारे पिता अभी जिंदा है। यह कागज, यह जमीन, यह दौलत, यह सब वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन बाप के कंधे से बेटे का भरोसा उठ जाता है उस दिन वह बाप जीते जी मर जाता है। तुम जमीन बेच रहे तुम बेच नहीं रहे, तुम अपने पिता का वह मान बेच रहे हो जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत से कमाया है। क्या तुम वाकई उस पैसे से खुश रह पाओगे जिसमें तुम्हारे पिता के आंसुओं की मिलावट होगी? मेरे कानों में पिताजी की आवाज़ गूंजने लगी। मुझे याद आया कि कैसे बचपन में जब मुझे बुखार होता था तो वही पुराने ख्यालात वाले पिताजी पूरी रात मेरे सिरहाने जागते थे। मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी पुरानी चप्पलें सिलवा कर पहनी थी ताकि मुझे कॉलेज के लिए नए जूते दिला सके। और आज आज मैं उसी पिता को धोखा देकर भाग रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया हो। मेरा वह बड़ा आदमी बनने का नशा पल भर में उतर गया। मुझे अपने हाथों में वह बैग किसी जलते हुए अंगारे जैसा लगने लगा। मैंने कांपते हुए हाथ से उसे बैग खोला और वह फाइल निकाली। अंधेरे में भी मुझे पिताजी के अंगूठे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि वह अंगूठे का निशान नहीं बल्कि मेरे चरित्र पर लगा काला धब्बा है। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुबकने लगा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? बुजुर्ग ने मेरी पीठ थपथपाई। अभी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तक घर का दरवाजा खुला है और जब तक पिता की सांसें चल रही हैं माफ़ी मिल सकती है। लौट जाओ इससे पहले कि तुम भी मेरी तरह एक चलती फिरती लाश बन जाओ। लौट जाओ। मैंने तुरंत अपनी सीट से उठकर कंडक्टर को आवाज़ दी, भाई साहब बस रोकिए, मुझे उतरना है। कंडक्टर ने झल्लाते हुए कहा, अरे अभी तो कोई स्टॉप नहीं है, जंगल का रास्ता है, कहाँ जाओगे? मैं चिल्लाया, मुझे कोई परवाह नहीं, बस रोकिए, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। मेरी हालत देखकर ड्राइवर ने बस धीमी कर दी। मैं बस से नीचे उतरा। रात के अंधेरे में सड़क सन्नाटे से भरी थी। मैंने उस बुजुर्ग की तरफ देखा। वह खिड़की से मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी वह मुस्कान कह रही थी कि आज उन्होंने अपना प्रायश्चित कर लिया, एक बेटे को भटकने से बचा लिया। मैं उसी वक्त उनके उल्टे पांव दौड़ा। मुझे कोई वाहन नहीं मिला, लेकिन मेरे पैरों में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं दौड़ता रहा। मुझे शहर नहीं, मुझे अपना गाँव, अपना वह पुराना घर और अपने पिताजी चाहिए थे। सुबह के 4 बज रहे थे जब मैं घर पहुंचा। मेरे कपड़े धूल से सने थे, पसीने से लथपथ था। मैं धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पिताजी की खाट के पास दिया जल रहा था। वह जग रहे थे, शायद उन्हें आभास हो गया था। मुझे देखते ही उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन साथ में ही एक डर भी था। विकास बेटा, तुम तो। मैं दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। मैंने अपना सिर उनके सूखे कमजोर पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था, मैं बहुत बुरा हूँ बाबूजी, मैंने चोरी की। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। मुझे लगा था कि वह मुझे लात मारेंगे, घर से निकाल देंगे, लेकिन कहानी के इस अंतिम और मर्मस्पर्शी पड़ाव से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से मेरा सिर उठाया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके आंसू मेरे बालों में गिर रहे थे। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, मैं जानता था कि मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मुझे पता था कि तू लौट आएगा। तूने जमीन के कागज चुराए थे, यह मुझे पता था बेटा। मैं तो तभी जग गया था जब तू मेरी अलमारी खोल रहा था। मैं सन्न रह गया। आपको पता था? फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? पिताजी ने मेरे माथे को चूमा और कहा कि मैं देखना चाहता था कि तेरे संस्कार जीतते हैं या तेरी लालच। अगर मैं तुझे रोकता तो तू शायद रुक जाता, पर तेरा मन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाता। तुझे अपनी गलती का एहसास खुद होना जरूरी था। और देख, आज मेरा बेटा वापस आ गया। मुझे मेरी जमीन नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो तू बस चाहिए।
चाहिए। तू ही मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। उस दिन मैंने उन कागजों को फाड़कर उन्हें चूल्हे में डाल दिया। उस आग में सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि मेरा अहंकार और मेरा लालच भी जलकर राख हो रहा था। उस अनजान बुजुर्ग ने बस में सच ही कहा था, दौलत तो फिर कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप का साया एक बार उठ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। आज मैं गाँव में ही हूँ, खेती करता हूँ, पिताजी की सेवा करता हूँ। हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन रात को जो सुकून की नींद मुझे अपने पिता के चरणों में आती है, वो करोड़ों के बंगले में भी नहीं मिल सकती। निष्कर्ष दोस्तों, जवानी के जोश में हम अक्सर अपने माँ बाप को पुराना और पिछड़ा हुआ समझने की भूल कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी हमारी बचपन को संवारने में खपा दी। कभी भी चंद कागज के टुकड़ों या पैसों के लिए अपने परिवार को धोखा मत देना, क्योंकि जब ये चले जाते हैं तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको इस कहानी ने सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।